नमस्कार साथियों। आज जो ये बहुजन विमर्श है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि इस देश में मैं आपको विस्तार में आज बताने वाला हूँ अपने चर्चा में कि किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हमारा योगदान होता है, क्या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी रुपया जिस भी प्रकार के लागत होता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं, क्या हमारा उसमें कोई योगदान होता है कि नहीं। इसको हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको हम विस्तार से यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से जब इस देश में कानून बनाकर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी तो यह देश जो पिछले 75 सालों से आज विकासशील देश बना हुआ है, भारत के बाद कई देश जो 20-25 साल के बाद आज़ाद हुए वो देश आज विकसित देश बन गए हैं, लेकिन भारत आज भी विकासशील देश है। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था जो है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आरक्षण तो इस देश का बेड़ा गर्क कर देगा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ ऐसे देशों में आरक्षण लागू किया गया और उस आरक्षण की वजह से आज वो देश दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर और शक्तिशाली देश बन गया। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो कंपनी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, कोई फैक्ट्रियां हो, ये सारे जब फैक्ट्रियां जब शुरू होती है तो उस समय सरकार से वो लोग उसके विकास के लिए ज़मीन मांगते हैं, चाहे हॉस्पिटल लगाने के लिए, अस्पताल लगाने के लिए, कोई फैक्ट्री चलाने के लिए। और वो ज़मीन आता कहाँ से है मैं आपको ये समझाता हूँ। वो ज़मीन जब भी कोई इस प्रकार के डेवलपमेंट का कोई सेक्टर क्रिएट किया जाता है तो वो ज़मीन इस देश के 90% आबादी के लोगों से लिया जाता है। उनको कौड़ियों के भाव उन ज़मीनों की कीमत दी जाती है। बाद में उसको जब डेवलप कर दिया जाता है तो वो ज़मीनें करोड़ों की होती है और उन करोड़ों की ज़मीन फिर से उन पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम दी जाती है। तो अब आप कहोगे कि इसमें हमारा कहाँ कोई अधिकार है, तब मैं आपको बताता हूँ। वो जो ज़मीन जिसमें आप करोड़ों कमा सकते थे, उस ज़मीन पर आपने मात्र 10 लाख रुपया, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपया में मान लीजिए कि आपने कहा सरकार को ठीक है कि विकास आप करोगे तो आप हमको 10 लाख दे दो, आप ये ज़मीन ले लो। लेकिन उसमें 90 लाख जो आपने छोड़ा, जो आपने कुर्बानी दी इस देश के विकास के नाम पर, वो आपका योगदान रहा। उसी प्रकार से इस देश का अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, वो जो कुर्बानी आपने दी, वो सरकारी बजट से जो पैसा खर्च हुआ, वो सरकार का बजट आता कहाँ से है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो रेडी पे सब्जी बेचता हो, चाहे वो रास्ते में सोता हो, घर के उसके ऊपर उसके सर के ऊपर छत ना हो, और कोई आदमी जो एक आलीशान अट्टालिका और बड़े बड़े फ्लैटों और आसियानों में रहता हो, वो हर व्यक्ति अगर एक चाय खरीदता है, चाय पत्ती खरीदता है, चीनी खरीदता है, नमक खरीदता है, माचिस खरीदता है और तेल खरीदता है, तो इस माध्यम से हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। और वही टैक्स का पैसा जो है आज एक साल में 45 से 46 लाख करोड़ रुपया है। इसका मतलब हर वो व्यक्ति जो इस भारत देश का नागरिक है, उन सब ने मिल करके ये 46 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। और उसी पैसा से रिबेट के माध्यम से आपने उस जमीन का निर्माण किया और उस जमीन के निर्माण के बाद उसको पूंजीपतियों को दे दिया गया। इसका मतलब उसमें आपका हिस्सा बनता है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आइए कि आखिर उन जमीनों में उन पे चल रहे जो व्यवसाय हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, उन व्यवसायों में हमारा अधिकार कैसे होना चाहिए, इसको आप समझिएगा। देखिए,
जब ये कंपनियां अगर आपको कहती है कि यहाँ टैक्स जो है सिर्फ हम देते हैं और हम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो जो टैक्स के पैसे होते हैं वो पैसे में आपका योगदान होता है। हर आदमी जो लेबर के रूप में कंपनियों में और फैक्ट्रियों में काम करता है, वह व्यक्ति अपना खून पसीना और मेहनत के बदौलत वो कंपनी का जो प्रोडक्शन बनाता है, वो प्रोडक्शन आपके कारण हुआ, जिसके कारण वो कंपनी का टर्नओवर बढ़ा और फिर वो कंपनी ने सरकार को टैक्स दिया। यानी कंपनियां भी जो टैक्स देती है उसमें इस देश के 90% समाज के लोगों का योगदान होता है। अब आपको बात समझ में आ गई। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि आखिर अगर हम लोग भारत देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांगते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिस देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई, और ये आज नहीं किया गया, ये बहुत पहले किया गया। आपने नाम सुना होगा, किंग मार्टिन लूथर जूनियर ने 1951 में वहां पे लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई में उस देश के हर वर्ग के लोगों का उसने अधिकार मांगने की शुरुआत की। और उसके बाद 60 के दशक में जाकर के रोसा पार्क नाम की एक महिला थी। आप देखिएगा अमेरिका का वहां चरित्र देखिएगा उस देश का, कि वहां पे जिस प्रकार से भारत में जातिवाद की व्यवस्था है, जैसे आप SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कहते हो, उसी प्रकार से अमेरिका में भी अलग अलग मूल के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे कि कोई उसको कहता है नेटिव अमेरिकन, कोई कहता है लैटिन अमेरिकन, कोई कहता है हिस्पैनिक अमेरिकन, कोई कहता है एशियन अमेरिकन। ये सारे अलग अलग मुल्क के लोग वहां पर जाकर के बसे हैं और इन सारे लोगों को किंग मार्टिन लूथर ने वहां पे लड़ाई लड़ी, उन लोगों को हर जगह हर व्यवस्था में उनको अधिकार दिलाने के लिए। और रोजा पार्क्स की कहानी आपको बताता हूं। रोजा पार्क्स ब्लैक थी और वहां पे जितनी भी बसें अमेरिका में चला करती थी वो वाइट लोगों का बस हुआ करता था। उसमें नियम क्या था कि अगर कोई वाइट किसी ब्लैक के बैठे होने पर भी नेक्स्ट स्टेशन पे आकर के बस में चढ़ता है तो ब्लैक को सीट से खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होने के बाद उसको वो बैठ के वाइट बैठ करके जाएगा और ब्लैक जो है उसको खड़ा हो जाना पड़ेगा। तो एक रोजा पार्क्स नाम की एक साधारण सी महिला थी। उस महिला ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूं और मैं खड़ी नहीं होने वाली हूं। उस समय चूंकि कानून था तो उनको यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उस समय उन मात्र 14% ब्लैक लोगों ने यह तय कर लिया कि हम इन गोरों के बस में नहीं चढ़ेंगे और जहां भी हमको ट्रैवल करना होगा हम पैदल चलेंगे या हम अपनी व्यवस्थाओं से जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या कि 1 साल के अंदर उन गोरों को घुटनों पे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर सवारी पे ही नहीं बस में बैठेगा तो ये इतनी जो हमने पूंजी और राशि और पेट्रोल जो लगा रहे हैं उसका हमको लाभ कैसे मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि मात्र 14% ब्लैक ने और एक साधारण महिला। मैं ये बात आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप जो अपने आप को गरीब, कमजोर, मजबूर और लाचार समझते हो भारत में, आपको तो ये समझना चाहिए कि हम बड़े ताकतवर लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट के माध्यम से, चाहे आप झुग्गियों में रहते हो, चाहे आप रास्ते पे सोते हो, चाहे कोई अट्टालिकाओं में सोता हो, दोनों को वोट के मायने में बाबा साहब अंबेडकर ने बराबर कर दिया और बराबर बनाने का काम किया है। तो आप तो अमीरों के बराबर हो, आपकी संख्या भी 90% है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं हो। तब मैं याद दिला देता हूं कि रोजा पार्क जैसी एक कमजोर महिला, जिसकी एक साधारण सी महिला और जिसकी आबादी भी मात्र 14% वहां था, उसने वहां बदलाव किया और बाद में जाकर के जब वहां के लोग जागृत हो गए, वहां के जब लोग जागृत हो गए तो सरकार ने 1954 में, 56 में और उसके बाद जैसे अलग अलग वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उनका जॉन कैनेडी था, फिर उसके बाद निक्सन था, इन लोगों ने पार्लियामेंट में कानून बना करके और अफर्मेटिव एक्शन को पास कराने का काम किया। और उस अफर्मेटिव एक्शन के क्या था वो अफर्मेटिव एक्शन, कि कोई भी सरकार का अगर फंड का किसी कंपनी को इस्तेमाल करना है, यानी उसका ठेकेदारी करना है, उसका इस्तेमाल करना है, या सरकारी किसी भी प्रकार का लाभ अगर आपको लेना है, तो आपको अपनी कंपनी में
अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से उस कंपनी में हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और करनी ही नहीं पड़ेगी बल्कि पेपर में उसको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सरकार का कोई लाभ मिल पाएगा। तो तब मैं आपको बताना चाहता हूं। और देखिए उसके बाद हुआ क्या, आज जो अमेरिका और अमेरिका की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हर व्यक्ति जो वहां रहता है वो ये मानता है कि ये देश और इसकी व्यवस्था हमारी है, और सब लोग मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका आज इस दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर देश के रूप में बन गया है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं और दे दूं, भारत ये जो हूण आए, शक आए, कुषाण आए और बाद में मुगल तक जो आए, ये लोग जीतते क्यों चले गए? ये लोग इसलिए जीते क्योंकि 90% आबादी के लोगों को लड़ने का हुनर ही नहीं सिखाया गया और लड़ने से उनको मना कर दिया गया। इसीलिए 2-3% लोग जो इनके खिलाफ, जब वो विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जब वो लड़ने जाते थे तो वो हार जाते थे। अगर इस देश में सारे लोग मिल करके लड़े होते तो ये देश आज तक कभी गुलाम नहीं होता। मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सरकार के प्राइवेट सभी सेक्टरों में कानून बनाकर व्यवस्था बनाई जाए कि हर सेक्टर में उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण या हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, तो ये भी देश चंद दिनों में एक खुशहाल देश बन जाएगा और विकासशील से विकसित देश बनने में इसको समय नहीं लगेगा। ये होगा कैसे? ये इस प्रकार से होगा जैसे कि आज हम हर व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लेकर के घूमते हैं। आप जानते हो कि इस देश के जो 10% आबादी वाले लोग हैं वो मीडिया पे कब्जा करके बैठे हैं और उन्हीं की मीडिया सारे लोग देखते हैं, हमारा भी देखता है। तो हम अपने मित्रों को तो जागृत कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो बनाओ, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिलता है उन प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो बना करके डालें, और डालने के बाद अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इन मुद्दों के बारे में जागृत करने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद अभी चुनाव का समय चल रहा है, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो व्यक्ति विधायक, मंत्री, काउंसलर, विधायक आपके क्षेत्र में आता है उसको आप बोलिए कि हम आपको और आपकी पार्टी को समर्थन तभी देंगे जब आप हमारी हर सेक्टर में 90% आबादी के लोगों को उनकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे, तभी हम आपको और आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे। मुझे लगता है इस प्रकार से हम सब लोग भारत देश के हर नागरिक को जागृत भी कर सकेंगे और इस देश का वास्तविक विकास कर पाएंगे। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।